हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 50 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का 1882 का। क्या बात करता है, क्या इसके एसेंशियल्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास कोई बेयर एक्ट हो तो ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप लीगल प्रोफेशन में है, नहीं है तब भी वीडियो आपके लिए जरूर, चूंकि ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है तो आजकल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हर जगह है, तो ये वीडियो आपके हर पर्पज के माध्यम से आपके लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सेक्शन 50 क्या बात करता है। रेंट बोनाफाइड पेड टू द होल्डर अंडर द डिफेक्टिव टाइटल। अभी समझा दे रहे हैं। उसके आगे दिया नो पर्सन शैल बी चार्जेबल। एक वर्ड लिखा शैल बी, शैल, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन एंड सच प्रॉपर्टी, माफ करिएगा, नो पर्सन शैल बी चार्जेबल विथ एनी रेंट्स और प्रॉफिट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी की बात की जा रही है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको पता होगी, जैसे कोई जमीन है, मकान है, ये सारी चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। विच ही हैज इन गुड फेथ पेड और डिलीवर टू एनी पर्सन ऑफ होम इन गुड फेथ, ये गुड फेथ अंडरलाइन कर लीजिएगा। हेल्ड सच प्रॉपर्टी, अभी समझा दे रहे हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग इट में आफ्टरवर्ड अपीयर्स दैट द पर्सन टू होम सच पेमेंट और डिलीवरी वाज मेड हैड नो राइट टू रिसीव सच रेंट्स और प्रॉफिट। देखिए सेक्शन क्या बात करता है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये एक मकान है, ठीक है, यहाँ पे रेंट की बात हो रही है। इसके हेडिंग से देखिए लग रहा है रेंट बोनाफाइड पेड टू होल्डर, मतलब रेंट किसका, रेंट दिया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा किसी होल्डर को अंडर डिफेक्टिव टाइटल, मतलब मतलब जो किराएदार है या जो भी लेसी है वो उस मकान का किराया या उस जमीन का किराया उस व्यक्ति को दे रहा है जिसके पास पोजीशन तो है लेकिन उसका ओनरशिप या टाइटल डीड नहीं है उसके पास। अगर वो व्यक्ति किराया उस व्यक्ति को दे रहा है तो बाद में वो असली मालिक को किराया देने के लिए लायबल नहीं होगा। देखिए देखिए इस एग्जांपल से, ये एक घर है, ठीक है, और ये घर जो है, देखिए इसमें 3 लोग हैं। एक जो है आपका, ये मान लीजिए एक किराएदार है जो इस घर में रह रहा है, ठीक है, ये ए है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति ये बी है और एक तीसरा व्यक्ति है ये सी है। ये कौन है? ये किराएदार है, मतलब ये घर में रहता है किराए पे, ठीक है, या इस मकान को लीज पे लिया है कि जो भी लिया है, ये इसका मालिक नहीं है, इसमें किराए के रूप में इस घर में रहता है। और इसका जो पोजीशन, इसको घर किसने किराए पे दिया था? बी ने दिया था। किसने दिया था? बी ने इसको किराए पे दिया था, ठीक है। अब क्या होता है, कंडीशन देख लीजिए। ये बी का मकान था, ठीक है, इसके पास पोजीशन भी थी, मान लेते हैं इसके पास टाइटल भी थी। अभी एक दूसरा एग्जांपल आपको समझा देंगे। ये व्यक्ति है, इसी का मकान था, इसी के पास पोजीशन था, टाइटल भी इसी का था। इसने ये मकान ए को किराए पे दे दिया। कितने रुपए में दिया? 20,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। बी ने क्या किया, इस मकान को ए को किराए पे दे दिया, कितने पे? 20,000 रुपए पर मंथ में दे दिया। अब मान लीजिए ये कंटिन्यू किराया 20,000 रुपए पर महीने बी को दे रहा है। भाई कोई होगा मकान मालिक, किसी को देगा तो उसको किराया हर मंथ वो उससे लेगा। अब देखिए क्या होता है। अब बी ने क्या किया, आज मान लो 1 जनवरी है, ठीक, 1 जनवरी को इसने दिया। कितने तारीख को दिया? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को इसने किराए पे दिया और मान लीजिए 6 महीने बाद कंटिन्यू किराया इसको दे रहा है बी को। 6 महीने बाद ये मकान को बेच देता है। बी किसको बेच देता है? सी को सेल कर देता है, ठीक है। ये बी जो है मकान सी को क्या करता है? सेल कर देता है। जो भी मतलब मान लीजिए 50 लाख में सेल कर दिया। समझ में आया?
ए कौन है? किराएदार। बी का मकान था, बी ने ए को किराए पे रखा था, कितने में? 20,000 रुपए पर मंथ में। 1 जनवरी मान लीजिए 2025 को इसने किराए पे दिया था और इसने मकान बेचा कब? मान लीजिए 1 जुलाई को। कब इसने सेल किया? 1 जुलाई 2025 को। बी ने मकान किसको सेल कर दिया? 50 लाख रुपए में सी को सेल कर दिया। देखिए, जो प्रॉपर्टी लॉ का जो नियम कहता है कि अगर प्रॉपर्टी जिस दिन से ट्रांसफर हो रही है उस दिन से जो भी राइट है, जो भी किराया है, उसमें जो किराएदार रह रहे हैं या जो भी इंटरेस्ट है, अगर ओनरशिप टाइटल की ट्रांसफर की जा रही है तो जो रियल ओनर होता है उसको जानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 1 जुलाई से क्या हुआ? मकान का मालिक कौन बन गया? सी बन गया 1 जुलाई 2025 से। अब उसके बाद क्या हुआ? ये उसके बाद भी किराया किसको दे रहा है? बी को दे रहा है। मकान बिक गया है, किसको? सी को बेच दिया गया है। 50 लाख में सी ने खरीद लिया है। असलियत में क्या होना चाहिए? असलियत में किराया जो ए को देना चाहिए, किसको देना चाहिए? सी को देना चाहिए, ना कि बी को देना चाहिए। अब यहां नोट करिएगा, एक वर्ड लिखा हुआ है रेंट बोनाफाइड। बोनाफाइड एक लिखा हुआ गुड फेथ, एक वर्ड लिखा हुआ बोनाफाइड, एक वर्ड लिखा हुआ गुड फेथ। गुड फेथ। अब देखिए किराए का हकदार कौन है? 1 जुलाई 2025 से सी है, लेकिन ये क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली 1 जुलाई के बाद भी किराया किसको दे रहा है? बी को दे रहा है। ये जो ट्रांसफर हुआ है बी और सी के बीच 50 लाख रुपए में, जो घर इसने बेच दिया है, ये बात ए को पता नहीं थी। ध्यान रखिएगा, यही पॉइंट किसको प्रोटेक्ट करता है? ये जो लेसी है या जो किराएदार है इसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन कब प्रोटेक्ट करेगा? जब ये बोनाफाइड पेमेंट करेगा, गुड फेथ में करेगा। गुड फेथ में मतलब जो बी ने इस घर को सी को बेचा था, ये चीज ए को पता नहीं थी, इसको नोटिस नहीं थी, ना ही एक्चुअल ना ही कॉन्स्ट्रक्टिव। कहने का मतलब ये है, जब बी ने मकान बेच दिया तो ना ही बी ने ए को बताया और ना ही सी ने ए को बताया। बात समझ में आ रही है कि ये मकान हमने खरीद लिया, या बी ने इसको बताया कि मकान हमने बेच दिया? किसी ने नहीं बताया। इसको क्या लग रहा है कि ये मकान का मालिक कौन है? बी है। और कंटिन्यूअसली 1 जुलाई 2025 के बाद भी ए जो है किराया बी को कंटिन्यूअसली देता जा रहा है। अब मान लीजिए कि 6 महीने किराया इसने दे दिया बी को। अब बाद में 6 महीने बाद सी आया, भैया मुझे जो है 1 जुलाई से किराया चाहिए। तो ये बोलेगा भैया मैंने तो बी को दे दिया। वो बोलेगा हमसे कोई मतलब नहीं, आप हमको किराया दो। तो वो फिर ये सेक्शन ए को प्रोटेक्ट करेगा। अगर इसने गुड फेथ में, बोनाफाइड में बी को अनजाने में गलती से, मतलब इसकी कोई जानबूझकर इसने गलती नहीं किया है, इसने पेमेंट 6 महीने किराया बी को दे दिया है, तो फिर सी जो है इससे 6 महीने का किराया नहीं वसूल सकता। ये प्रोटेक्शन दे रहा है ये सेक्शन ए को, किराएदार को। हाँ, लेकिन सी चाहे तो बी से वो किराएदार उसको कोर्ट में घसीट सकता है, उससे किराया 6 महीने का वसूल सकता है, लेकिन ए से नहीं ले सकता। लेकिन ये गुड फेथ में होना चाहिए। अगर बी ने मान लो बता दिया हो कि भाई मैंने घर बेच दिया है, ए को पता है, उसके बाद भी किराया बी को दे रहा है, तब ये सेक्शन उसको प्रोटेक्शन नहीं देगा। तब जो है ये सी जो है इससे किराया जो वसूलने के लिए ये जो है जिम्मेदार होगा सी को किराया देने के लिए। गुड फेथ में होना चाहिए, मतलब जानबूझकर के जानते हुए किसी मालिक का उसके बाद भी बी को किराया मतलब दे रहा है। एक चीज और देखिएगा, जो सेक्शन 52 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, जो डॉक्ट्रिन बात करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका टाइटल सूट चल रहा है कोर्ट में, मतलब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है, मान लो इसी में ले लेते हैं बी और सी का, ये घर के रिलेटेड, टाइटल से रिलेटेड जो है केस चल रहा है कि इसका असल में मालिक कौन है, और उस दौरान बी जो है बेच देता है प्रॉपर्टी, तो उस कंडीशन में ये इसको मतलब फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उस कंडीशन में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसमें कुछ एक्सेप्शन होता है कि अगर वो जो जजमेंट आएगा उसके जजमेंट को इफेक्ट करेगा, फिर वो ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा, जो सेक्शन 52 बात करता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई हो जिस समय टाइटल डीड का जो है सूट चल रहा हो।
या मान लीजिए दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए बी के पास पोजीशन था, वो इसने किराए पे ए को मकान दे दिया, लेकिन बी असली में मालिक नहीं था, अभी तक कोई केस भी फाइल नहीं हुआ था। टाइटल मतलब ये पोजीशन में तो था, लेकिन रियल ओनर मान लो सी था और इसके पास केवल पोजीशन था। और भाई जाहिर सी बात है, एक मकान लेने आया तो किराए पे भी देगा उसको, पोजीशन उसी के पास है, उसने पोजीशन किराए पे दे दिया। उसके बाद ये बी को मालिक समझ रहा है, कंटिन्यूसली किराया दे रहा है। और बाद में क्या हुआ कि बाद में जो है मतलब केस जो कोर्ट में हुआ, बाद में डिसाइड हुआ कि ये घर किसका था, सी का था। तो जितना इसने किराया दिया है वो क्या करेगा, ए से मांगेगा। तो फिर ये यहाँ ये सेक्शन जो है ए को प्रोटेक्ट करेगा कि ये तो यही समझ रहा था कि इस मकान का मालिक बी है, इसने इसको किराया दिया है, अब ये दोबारा से इसको किराया देने के लिए जो है बाध्य नहीं होगा। हाँ, लेकिन सी चाहेगा जितना भी किराया इसने लिया है इसे, ये जो है इसे वसूल लेगा। तो ये है सेक्शन 50 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमको कमेंट करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।